नमस्कार। सेशन 10 में हम इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस और इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले 2-3 सेशंस में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि इंटेलिजेंस या क्लास में बेस्ट मार्क्स लाना, हाईएस्ट मार्क्स लाना और आगे जाकर अगली जो हमारी लाइफ स्टेजेस है उन पे उस पे सक्सेसफुल होना, इन दोनों में कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो क्लास टॉपर्स ही हैं वही सारे सक्सेसफुल लाइफ में रहते हैं। इस विषय को, इस पॉइंट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्लास टॉपर्स मोस्ट सक्सेसफुल, क्लास टॉपर्स अगली लाइफ स्टेज पर नॉट सक्सेसफुल दैट मच, नॉट क्लास टॉपर्स बट वेरी मच सक्सेसफुल इन देयर लाइफ एट लेटर स्टेजेस। यहाँ पर ये जो 3 कंसेप्ट्स हुए वो इस तरह से हुए कि क्लास टॉपर्स, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, रहे हैं अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में और हैं, लेकिन उनको जो और ज्यादा सपोर्टिंग स्किल्स चाहिए लाइफ में सक्सेस होने के लिए, उनके पास उनकी कमी है। क्लास टॉपर्स मोस्ट सक्सेसफुल, इसका मतलब उनका आईक्यू हाई है एज वेल एज उनका ईक्यू। ईक्यू मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस और ऑप्टिमिज्म और दूसरी सब स्किल्स जो उनको उनकी लाइफ में सक्सेसफुल होने में मदद करती हैं, वो सारी उनके पास है। नॉट टॉपर्स बट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। जो क्लासरूम सेटिंग में जो स्किल्स चाहिए थी, जो एबिलिटीज चाहिए थी, वो उनके पास उतनी ज्यादा नहीं थी और इसलिए वो एवरेज रहे क्लासरूम सेटिंग में अपने मार्क्स लाने में या जो उनकी डिग्रीज रही। लेकिन आगे जाकर जब वो उनको खुली दुनिया मिली, उनको और चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जहां उनकी स्ट्रेंथ्स थी, उनकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स थी, उनके गुण थे उन चीजों को आगे ले जाने के लिए उस मौके का उन्होंने फायदा उठाया और वो क्लास में एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी अब अपनी लाइफ में खूब सक्सेसफुल है। यहाँ से जो हमें समझ मिलती है वो ये कि क्लासरूम सेटिंग में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक सेट ऑफ स्किल्स है, लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में एंटर करेंगे अगली स्टेजेस पर, तब और भी बहुत सारी स्किल्स चाहिए, जिसमें से इमोशनल इंटेलिजेंट एक है जिसकी हम चर्चा करेंगे। इस दौरान जब हम साइंस की बात करते हैं इस विषय पर, तो पहले भी एक वीडियो में इस बात का जिक्र हुआ था कि आईक्यू अकेला हमारी लाइफ को सक्सेस बनाने के में कामयाब नहीं है। उसके लिए हमें और बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज चाहिए और बहुत सारी स्किल्स चाहिए। ठीक इसी बात को सपोर्ट करते हुए जब हम ईक्यू एंड आईक्यू को डिस्कस करते हैं तो गोलमैन की कुछ स्टडीज हैं जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर काफी काम किया है, और इन्होंने कहा कि आईक्यू का जो रोल है, जो परसेंटेज ऑफ अकाउंट्स है अपनी हमारी लाइफ में, वो 20% है और रेस्ट ऑफ द जो वेरिएंसेस हैं वो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस के हैं। और उसके बाद 1998 में उन्होंने कहा एटलीस्ट 67% कुछ और एबिलिटीज हैं जो हमारी परफॉर्मेंस के लिए चाहिए और जिनमें इमोशनल कॉम्पिटेंसीज भी एक है। तो ये इस स्लाइड से या इस डिस्कशन से हमें ये समझ आया कि इंटेलिजेंस के साथ साथ हमारे पास कुछ और स्किल्स भी होनी चाहिए जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगी। जब ये सब सारे डिस्कशंस होने लगे तो इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशंस थी साइकोलॉजी में, उनमें भी कुछ चेंजेस आए। जैसे पहले जो, अगर आप इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं और इसे जानना चाहते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम फोकस था वो एबिलिटीज टू डू बेस्ट एंड फास्ट, वो हमारी बेस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल शो करेगा। लेकिन बाद में जो एक स्टर्नबर्ग ट्राई थ्योरी आई, वहां जो स्कॉलर हैं उन्होंने फोकस करा कि ऑल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस शुड बी इंक्लूडेड जो सक्सेसफुल के साथ हाईली कनेक्टेड है। जैसे इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा कि इंटेलिजेंस जो है वो 3 तरह की हो सकती है, एनालिटिक, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते टाइम भी एक एग्जाम्पल दिया, कहा कि जैसे 3 फ्रेंड्स हैं,
एक फ्रेंड क्लास में बहुत अच्छे नंबर लाता है। ये इनका जो है वो एनालिटिक स्किल, मेटाकॉग्निशन बहुत स्ट्रांग है और इनकी लर्निंग और रिमेम्बरिंग कैपेबिलिटीज बहुत हाई है, इसलिए ये बहुत जल्दी याद करते हैं, बहुत अच्छा याद करते हैं और एग्जाम में उसे रिकॉल कर पाते हैं। इवेल्युएट एंड एनालाइज करने की इनकी एबिलिटीज बहुत अच्छी है। दूसरा जो फ्रेंड है वो, जैसे मान लिया इन तीनों ने ही से पीएचडी में एडमिशन लिया, तो वो ज्यादा क्रिएटिव था। अब यहाँ पर इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी क्योंकि ये एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट ढंग से एनालाइज कर सकता है। इसकी ज्यादा अच्छी इंसाइट्स यानी कि सूझबूझ इनमें और ज्यादा है और ये इनकी अडेप्टेशन इन यूनिक सिचुएशंस सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर जो सेकंड फ्रेंड है वो बहुत अच्छा करेगा। उसके बाद जैसे ये तीनों ही बिजनेस करने के लिए निकलते हैं, जहां इनको अपने इमोशंस के साथ बहुत डील करना है एज वेल एज डीलिंग विद अदर पीपल। यहाँ इनका जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस, ये जो थर्ड पर्सन है इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपने और दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पर आप कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, आपकी कौन सी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रिक्वायर्ड हैं, उनमें से कौन सी आपके पास है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में ये कहते हैं कि जो बेस्ट फिट मॉडल है, जिसमें हम कहते हैं कि आपकी एबिलिटीज और आपकी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स जितनी ज्यादा सही फिट होंगी, या ये कहें कि आपकी एजुकेशन या आपकी जॉब आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा मैच करती होगी, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ हमें ये समझ आया कि इंटेलिजेंस भी सिर्फ मार्क्स लाना या एग्जाम में अच्छा करना है, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि जो क्लास टॉपर्स हैं उनको कोई भी ऐसा कारण होना चाहिए कि उन्हें इतना अच्छा परफॉर्म ना करना चाहिए। उन्हें करना चाहिए, वो उनके लिए बहुत जरूरी है, वो उनकी एक स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ के साथ साथ उनको अपनी और स्किल्स भी ऐड अपनी लाइफ में करनी चाहिए। जैसे अगर आपको याद हो, हैप्पीनेस में भी हम कह रहे थे एक फैक्टर है सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी। सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स जितनी तरह का काम करने में आप सक्षम हैं, आप अपनी लाइफ में उतने ही सक्सेसफुल हैं। तो जो हमारी इंटेलिजेंस थ्योरी है ये भी ये कह रही है कि ए सेट ऑफ स्किल्स है जो सिर्फ बेस्ट एबिलिटीज और फास्ट परफॉर्मेंस बेस्ड ही नहीं है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरीज जो हैं उन्होंने हमारी समझ और अच्छी बनाई, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी लाइफ में सेट ऑफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स होना कितना जरूरी है, कितना मायने रखता है। इस लाइन में गोलमैन जो जिन्होंने मिक्स मॉडल, बहुत सारे और मॉडल्स भी हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के या इंटेलिजेंस के, लेकिन मैं उन्हीं थियरीज या मॉडल्स की बात कर रही हूँ जो हमारी अगली समझ बनाने में मदद करेंगे। तो इन्होंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने खुद के इमोशंस को कितने अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं, कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, कितने अच्छे से मैनेज करके यूज कर पाते हैं, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। दूसरों के इमोशंस को आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं और उनकी सिचुएशन कितना एम्पैथेटिकली समझ पाते हैं, ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ। अगला वीडियो जो काफी हद तक हमारी इस समझ को प्रमोट करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस एनिमेटेड बुक समरी ऑफ गोलमैन्स बुक ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ से आपको, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स एक बार से फिर से रिवील करे गए हैं, इस वीडियो से आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पर और बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। आप देखिए ये वीडियो। हे दोस्तों, अगर मैं इंटेलिजेंस को बस दो हिस्से में डिवाइड करूं, जिसमें से एक हिस्सा हो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का, जिसे हम आईक्यू से मेजर करते हैं, और दूसरा हिस्सा हो इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसे ईक्यू से मेजर करते हैं, तो इसमें से आईक्यू वो हिस्सा है जिसको हम सब बहुत ज्यादा ध्यान और वैल्यू देते हैं। हम सब चाहे कि हमारा आईक्यू बहुत अच्छा हो और हम इंटेलेक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट रहे, मतलब हमारे मार्क्स अच्छे आए, हमारी मेमोरी अच्छी हो, हमें चीजें जल्दी समझ आए और जल्दी याद हो, एक्सेट्रा। अब ऐसा सोचना अच्छी बात है,
पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा लाइफ में सक्सेसफुल बनना बस 20% डिपेंड करता है हमारे आईक्यू पे, जबकि 80% ये चीज डिपेंड करती है हमारे ईक्यू पे। बहुत सारी स्टडीज ने कंफर्म किया है कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव किया है जिनका आईक्यू एवरेज या लो था पर ईक्यू अच्छा था, जबकि वो लोग जिनके पास ज्यादा आईक्यू था लेकिन ईक्यू कम था, उन लोगों की लाइफ में हर चीज कंपैरिजन में बहुत कम रही है, जैसे कि हैप्पीनेस, बैंक बैलेंस, अच्छे रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। अब इसका एक रीजन ये है कि हम इंसान इमोशनल क्रिएचर्स हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंसान बहुत लॉजिकल और रैशनल क्रिएचर है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस और एक्शंस इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं, ना कि लॉजिक से। एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को पता चले कि उसके घर आग लग गई है और उसके घर वाले अभी तक घर में ही फंसे हुए हैं, तो वो घर के पास जाके ये नहीं सोचेगा कि आग कितनी ज्यादा है या कम है, उसका अंदर जाना सेफ होगा कि नहीं, बल्कि वो बिना कुछ लॉजिक लगाए या अपनी लाइफ का सोचे उसमें घुस जाएगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ये होता है इमोशंस का पावर। और इसी तरह इमोशन हम सबकी लाइफ के डिसीजंस और एक्शंस लेने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस होना मतलब हमारा खुद के और दूसरों के उन पावरफुल इमोशंस को समझना और उसे हैंडल करने आना। जो इंसान लोगों के उन इमोशंस को समझ सकता है, जिससे इन्फ्लुएंस होने के बाद लोग अपनी जान की भी नहीं सोचते, और उनसे इमोशनली कनेक्शन बना सकता है, वो इंसान अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट कुछ भी अचीव कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि हम सब अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख के और प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि आईक्यू के लिए तो पॉसिबल भी नहीं होता। सो आज मैं आपको 4 ऐसे डोमेन बताऊंगा जिनमें प्रैक्टिस करके हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। हम सब एक ना एक ऐसे इंसान को जानते ही है, या जानते नहीं तो एटलीस्ट रियलिटी शोज पे तो जरूर देखा होगा। एक ऐसा इंसान जिसे लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत फनी है, या अच्छा गाना गाता है, या अच्छा डांस करता है, या ऐसा कुछ। उसे लगता है कि लोग उसे और उसके उस टैलेंट को पसंद करते हैं, जबकि सच उसका एकदम उल्टा होता है और वो बस एक वहम में जी रहा होता है। ये एग्जाम्पल है सेल्फ अवेयरनेस ना होने का। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हमारा अपने आप को एकदम अच्छे से जानना। ये जानना कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारे मोटिव्स क्या है, एक्सेट्रा। अब क्योंकि इधर हम इमोशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ सेल्फ अवेयरनेस का मेन फोकस ये है कि अपने इमोशंस के बारे में अच्छे से पता होना, जो कि सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। एग्जाम्पल, बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में किसी को बहुत कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं, और फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने कितना गलत कर दिया और हमें कितना ज्यादा गुस्सा आ गया था। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस होना मतलब हमेशा पता होना कि हम कैसा फील कर रहे हैं, ना कि इमोशंस के फ्लो में बह जाना। अपने गुस्से और सैडनेस को हमेशा रियलाइज करना, ये पता रखना कि हमें दूसरों की कौन सी बात अच्छे इमोशंस देती है और कौन सी बुरे। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जब तक आप अपने ही इमोशंस को एकदम अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तब तक आप दूसरों को भी नहीं समझ पाओगे। नंबर 2, मैनेजिंग इमोशंस। एक आदमी आराम से गाड़ी चलाते हुए अपने घर जा रहा था। तभी अचानक एक तेज कार उसके बाजू से निकलती हुई उसे ओवरटेक करती है। वो कार इतने पास से जाती है कि उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस बात से उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस कार वाले को चिल्ला चिल्ला के गाली देने लगता है, लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि उसकी आवाज उस कार वाले तक पहुंच भी नहीं रही है, तो वो गुस्से में गियर बढ़ाता है और रोड के रॉन्ग साइड से जाके उसके बाजू में आने की कोशिश करता है, ताकि उसे चिल्ला सके और गाली दे सके। लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है, जिसे देखकर वो झटके में टर्न लेते हैं और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हम इंसान ज्यादातर अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, स्पेशली गुस्से को, जिसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ खराबी होता है। अब ये सडन गुस्से और इमोशंस को हम एकदम से रोक तो नहीं सकते, जो कि हमें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम वो इमोशंस के आने के बाद उसे जल्दी से जल्दी खत्म जरूर कर सकते हैं। एक टेक्निक जिसकी प्रैक्टिस करके हम ये कर सकते हैं, उसका नाम है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग मतलब वो नेगेटिव फील कराने वाली सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना। एग्जाम्पल, वो गाड़ी चलाने वाले आदमी का गुस्सा आना नॉर्मल था, लेकिन उनका गुस्सा खत्म होने के बजाय और बढ़ गया जब उन्होंने ये सोचा होगा कि वो तेज गाड़ी चलाने वाला इंसान हीरो बनने की कोशिश कर रहा था या शो ऑफ कर रहा था। अब अगर उन्होंने इस सिचुएशन को ऐसे फ्रेम करने के बजाय कुछ ऐसे फ्रेम किया होता कि शायद सच में वो कार चलाने वाले इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी काम होगा,
शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी या कुछ ऐसा जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वो इतना तेज गाड़ी चला रहा है। अब ऑब्वियसली उनका ये सोचना 100% गलत हो सकता था, लेकिन ऐसा रिफ्रेम करना एटलीस्ट उनके इमोशंस को पॉजिटिवली मैनेज करता, जिससे उनका गुस्सा कम हो गया होता और एट द एंड उनकी जान भी बच गई होती। इसीलिए हमें भी हमेशा गुस्से को खत्म करने के लिए चीजों को पॉजिटिवली रिफ्रेम करना चाहिए, बिना ये सोचे कि हम सही है या गलत। जब हमें नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो वो एक के बाद एक आती ही रहती है, जो हमें बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। सो इसीलिए बेटर ये है कि हम उस चेन को जितना हो सके उतना जल्दी तोड़ दे। मेरी पहले एक आदत थी, जब भी मैं सैड फील करता था तब मैं सैड गाने सुनता था, जो मुझे और सैड कर देते थे, क्योंकि ये नेगेटिव फीलिंग से डील करने का एक गलत तरीका था। सही तरीका यह है कि नेगेटिव फीलिंग्स आने के बाद हमें हमेशा कुछ अपलिफ्टिंग काम करना चाहिए। एग्जाम्पल, वॉक पे जाना, कुछ फनी चीजें देखना, एक्सरसाइज या गेम खेलना, योगा या कुछ भी दूसरी चीजें करना जो आपको इमोशनली अपलिफ्ट करती हो, ना कि सैड सॉन्ग की तरह डाउन फील कराती हो। नंबर 3, एम्पैथी। होप नाम की एक 2 साल की लड़की जब एक बच्चे को गिरते हुए देखती है तो वो रोते हुए अपने मॉम के पास चली जाती है। होप रोई क्योंकि उसको सामने वाले बच्चे का दर्द फील हुआ। एम्पैथी मतलब सामने वाले इंसान के इमोशंस को खुद अपने इमोशन समझ के उसे फील करना, ये समझना कि उन्हें कितना बुरा फील हो रहा है और उनकी उस खराब फीलिंग को अपने साथ शेयर करना। ज्यादातर क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, साइकोपैथ्स, इन लोगों में एक कॉमन चीज दिखती है कि उनमें एम्पैथी नहीं होती। उन्हें जरा भी समझ नहीं आता कि सामने वाला विक्टिम कैसा फील कर रहा था जब उन्होंने उसे तकलीफ दी। एक टेस्ट करने पर पता चला है कि साइकोपैथ्स को एक नॉर्मल वर्ड जैसे कि चेयर और एक इमोशनली इंपैक्टफुल वर्ड जैसे कि डेथ, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं दिखता। अब एम्पैथी ना होने की बात बस क्रिमिनल्स तक बाउंडेड नहीं है। आजकल हम सबके अंदर बस हमें ज्यादा करके सिंपैथी देखने मिलती है, ना कि एम्पैथी। सिंपैथी मतलब सामने वाले इंसान पे तरस खाना, अफसोस करना, जो कि आपको सोशल साइट्स और हर जगह पे हजारों लोग करते मिल जाते हैं। पर एम्पैथी रखने वाले इंसान बहुत रेयर होते हैं, जो खुद लोगों की फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करते रहते हैं, उनके इमोशंस को अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए कुछ करते भी हैं। एम्पैथी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएगी, और इसका होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एम्पैथी इंप्रूव करने के लिए पहली कंडीशन यह है कि आपको कम गुस्से वाला एक शांत इंसान बनना होगा, क्योंकि गुस्सा ये चीज आपको कभी भी दूसरों के फीलिंग समझने नहीं देगी। और गुस्सा खत्म करने के कुछ तरीके मैंने पहले ही आपको मैनेजिंग इमोशंस में बता चुका हूं। सो अगेन, मैं आपको पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एम्पैथी को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज आपको तो फायदा करेगी ही, पर उसके साथ साथ हमारे वर्ल्ड को भी एक बेटर प्लेस बना देगी। नंबर 4, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। ये तब की बात है जब अमेरिका और वियतनाम के बीच वॉर चल रही थी। एक रोड था जिसके दोनों तरफ चावल की फसलें थी। एक तरफ डेविड, एक अमेरिकन सोल्जर, अपने टीम के साथ छुपे हुए थे और दूसरी तरफ वियतनाम के सोल्जर छुपे हुए थे। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। तभी उस रास्ते पे कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स आ जाते हैं, जो एक लाइन बना के चल रहे होते हैं वो रास्ता क्रॉस करने के लिए। वो मॉन्क्स एकदम शांत और सुकून से चल रहे होते हैं, जैसे कुछ हो रहा ही ना हो। वो ना राइट देखते हैं ना लेफ्ट, बस एकदम सुकून से अपने रास्ते पे चलते जाते हैं। ये देखकर दोनों तरफ से गोलियां चलना अपने आप बंद हो जाती है। डेविड को बहुत अजीब फील होता है, जिसके बाद उन्हें जरा भी लड़ने का मन नहीं करता और ना ही उनके साथियों का। और डेविड बताते हैं कि शायद दूसरी तरफ के वियतनाम सोल्जर्स को भी कुछ ऐसा ही फील हुआ होगा, क्योंकि मॉन्क्स के जाने के बाद भी कोई वापस फायरिंग स्टार्ट नहीं करता और फिर सब वापस चले जाते हैं अपने अपने मिलिट्री बेस पे। इस रियल स्टोरी में सारे सोल्जर्स का लड़ने का मन खत्म हो गया। रीजन, क्योंकि इमोशंस कंटीजियस होते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जब एक बच्चा या कोई हमें स्माइल करते हुए देखता है तो हमारे चेहरे पर भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। यह होता है क्योंकि हमारे इमोशंस सामने वाले के इमोशंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। सो अगर कोई आपसे गुस्से में बात करता है और फिर रिटर्न में आप भी उससे गुस्से में बात करोगे, तो फिर इसके आगे सारी बातें गुस्से में ही होगी और कुछ भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर सामने वाले के गुस्से से बात करने के बाद भी आप शांत होके इमोशंस को कंट्रोल रख के बात करोगे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये चीज सामने वाले को भी शांत कर देगी।
ये बातें मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन बुक से बताई है। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली भी लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपको बिजनेस, रिलेशनशिप्स और ऑलमोस्ट हर चीज में बहुत काम आएगी। आशा है पिछले वीडियो ने आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने में काफी मदद करी होगी। अब हमारा अगला स्टेप आता है, क्या हम इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए भी स्कॉलर्स जो हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस को चेंज करना बहुत आसान नहीं है, स्पेशली जब हम एबिलिटी बेस्ड इंटेलिजेंस की बात करते हैं। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, और या कहें कि इंटेलिजेंस के वो सेक्शन जो इमोशनल इंटेलिजेंस से काफी कोरिलेटेड हैं, उनको हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक कि आप इंटरवेंशन प्रोग्राम्स में अपने आप को रजिस्टर करें, जो क्लासरूम सेटिंग में भी हो सकते हैं। आजकल आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स, जब भी आप नेक्स्ट प्रमोशन पर जाते हैं, जहां आपको लोगों के साथ डील करना है, जहां आपको लीडरशिप क्वालिटीज रिक्वायर्ड है, उस टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स दे फ्लॉट, और ये प्रोग्राम्स आपको मदद करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर लाने में और इमोशनल इंटेलिजेंस हाई बनाकर लोगों को और अपने इमोशंस को समझने में। दूसरा ये हो सकता है कि किसी का खुद का इंटरेस्ट है और वो सेल्फ साइंस खुद समझने की कोशिश करे कि मैं किस तरह से अपने इमोशंस को और अच्छा समझ सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ और उसे यूज कर सकता हूँ, और दूसरों के इमोशंस को भी समझ सकता हूँ और मैनेज कर सकता हूँ। दूसरा जो हमने वीडियो इस सीरीज में लिया है वो प्रोफेसर हबीब, जिनका मेन फोकस है द स्किल्स आवर स्टूडेंट्स डिजर्व इन क्लासरूम सेटिंग। और ये इस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि आपको अपने इंटरेस्ट का, अपना जो आपका किस स्किल्स को बेस्ट सूटेबल लगे वो स्टडी करना, उस तरह का ऑक्यूपेशन अपनी लाइफ में लेना ये कितना जरूरी है, और किस तरह से इन स्किल्स को आपको समझना चाहिए, ये स्किल्स आप में होनी चाहिए ताकि आप लाइफ में और ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओ। ये टेड टॉक है और हमने इसमें नीचे हिंदी में कैप्शंस डाले हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ आएगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। इस सीरीज को हम अगले सेशन में कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।